दूसरों के लिए वो कहते हैं आयुष्मान भारत है, वहाँ पे आपका चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला तो उसको दिल्ली अस्पताल के अंदर कहीं पे भी इलाज नहीं है। बुजुर्गों की पेंशन रोकने का कोई तुक दिल्ली सरकार के पास नहीं है। आखिर क्यों रोकी हुई है बुजुर्गों की पेंशन? सट्टा और इन सब के आदि इसलिए हैं क्योंकि इनके पास रोजगार के साधन नहीं है। अगर वही हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर सेंटर खुल जाए तो वो जो सड़क पे खड़ा बच्चा है वो कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं जाएगा? उसको ये पता लगेगा मेरे लिए शिक्षा जरूरी है, मैं शायद कुछ और कर सकता हूँ। रिश्वत को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि हमें देनी है, लेकिन हम जैसे सेंटर्स वालों को 3,000 रुपये भी मतलब दे दे 6 महीने की कि इन बच्चों को आपने पढ़ाना है, तो मैं गारंटी कहती हूँ इनको नौकरी के लायक बना के निकालूंगी बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलजीत नगर के सीएससी सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए गीता कुशवाहा जो इस सीएससी सेंटर को चलाती हैं। उन्हीं से कुछ बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है बलजीत नगर को, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखने को मिला और सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं क्राइम का जो गढ़ है वो गढ़ बन चुका है बलजीत नगर। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि किस वजह से जो आजकल के युवा है क्राइम की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं रोजगार एक वजह हो सकता है? तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी पे। थैंक यू मैम। क्या वजह है जो आजकल के युवा जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने बात की है तो सुनने में मिला है चैन स्नैचिंग है या नशा है, इन सब चीज़ों की तरफ आजकल के युवा कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो रहे हैं। मैम ये बात सच है कि बलजीत नगर में रियल में जो क्राइम का ग्राफ है बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको मैं ये नहीं कह सकती कि पुलिस की मतलब पूरी लापरवाही है। ये विडंबना है इस क्षेत्र की कि हमारे यहाँ सारे मतलब नेताओं में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो रोजगार के लिए है, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए कोई नहीं है। मान लीजिए आज अगर कोई भी एसएचओ 4 लड़कों को पकड़ता है, अगर वो उनको सही राह दिखाना चाहे, उनको चाहे कंप्यूटर वगैरह कुछ सिखाना चाहे, स्किल करवाना चाहे, तो कराएगा कहाँ से? हमारे पूरे एरिया में एक भी नहीं है। स्किल इंडिया का कोई प्रोजेक्ट? स्किल इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है। 2016 से 20 प्रधानमंत्री रोजगार PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई। आप यकीन मानिए उसमें करोड़ों का बजट था, लेकिन हमारे बलजीत नगर पटेल नगर विधानसभा के अंदर उसका एक सिंगल रुपया नहीं आया। एक सिंगल रुपया नहीं आया। मतलब जिस तरह से देखा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारे फंड जो हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर तक जहां काम होना है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, उसका कारण है मैम, क्योंकि हमारा जो अगर देखा जाए पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार हमेशा, इवन अगर मैं खुद अपनी बात करूं, अगर मैं प्रधानमंत्री के पद पे जितनी योजनाएं हैं मैं वो करती हूं, अगर मैं अपने होर्डिंग वगैरह लगाती हूं तो प्रधानमंत्री के पद की जो योजनाएं जो होर्डिंग होती है वो फाड़ दी जाती है। मैं खुद प्रमोट नहीं कर पाती प्रधानमंत्री के स्कीम पे, तो ये दिक्कत आती है। क्यों फाड़ दी जाती है? वजह तो होगी उसे फाड़। ज्यादातर इस समय देखिए दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी जो स्कीम है, अब दिल्ली के अंदर आप देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं है। सबसे ज्यादा आप भले ही केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि सरकार जो आपके जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें सब कुछ फ्री है, लेकिन नहीं है वो। उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। दिल्ली का वोटर आईडी क्यों चाहिए? दूसरों के लिए वो कहते हैं आयुष्मान भारत है, वहाँ पे आपका चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी के पास मान लीजिए दिल्ली के अंदर रहता है, लेकिन अगर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला तो उसको दिल्ली अस्पताल के अंदर कहीं पे भी इलाज नहीं है, इलाज नहीं मिलता। साथ साथ में दिव्यांगों की बात की जाए, दिव्यांग जो है कई जगह बोला जाता है कि 14 साल से ऊपर हो जाएगा, 16 साल से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद जो है जो दिव्यांग की पेंशन आती है उसका बेनिफिट ले सकता है। जब हम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो देखा जाता है धक्के खाए जाते हैं, 15 दिन 20 दिन, कुछ पैसा भी मांगा जाता है सर्टिफिकेट। जी, ऐसा पटेल नगर विधानसभा में जो पटेल हॉस्पिटल है ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे दिव्यांगों के लिए 7-7 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे सर्टिफिकेट के लिए। फिर मैंने इंटरफेयर किया तो वहाँ से फ़ोन आया था ऑफिस की तरफ से कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर उनको हमने पेरेंट्स से मिलवा दिया था, दिव्यांग के थे, तो उसको फिर क्लियर किया गया। अब भी दिव्यांगों की बात की जाए तो दिव्यांग अगर कोई बच्चा है, वो पैदा होते ही अगर दिव्यांग है तो उसको तभी से ही पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसको तभी से ही उसका प्रॉपरली एक UDID कार्ड होता है, वो बन करके उसको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई पर्सन जा रहा है सड़क पे, मान लो 60 साल का है, अगर उसकी सड़क के अंदर किसी दुर्घटना के अंदर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो वो उस समय से एलिजिबल हो जाता है। तो दिव्यांग के अंदर कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी? बिल्कुल जागरूकता नहीं है। लोग तो ये सोचते हैं जो आधार कार्ड है वो भी 18 साल के बाद अपडेट होगा, जबकि ऐसा नहीं है, हर 5 साल के बाद को आपको अपडेट कराना है। तो ये जो है, ये मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच में है, तो वो बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में देखा जाए अब केजरीवाल सरकार ने जो है 60 साल के जो बुजुर्ग हैं
उनकी पेंशन बंद कर दी, जबकि देखा जाए तो उस एज में जहाँ पे माता पिता को वृद्धाश्रम के धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे अपने माता पिताओं को साथ नहीं रखना चाहते। क्या लगता है उस उम्र में जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की और फिर भी उनको कहीं से लाभ नहीं मिला? मैम इस समय बुजुर्गों की हालत वास्तव में बहुत ख़राब है। जो 60 साल का बुजुर्ग है, रियल में उसके जो बच्चे हैं वो या तो शादीशुदा हैं, वो अपना परिवार देखें या बुजुर्गों को देखें, और जब बुजुर्ग आ जाते हैं तो उनके पास एक लायबिलिटी आ जाती है हेल्थ की। बहुत ज़्यादा पैसा उनका हेल्थ में लगता है। और बलजीत नगर जैसे क्षेत्र, यहाँ तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ठीक है। एम्बुलेंस के लिए भी आपको रिक्शा या वगैरह कुछ ना कुछ मंगाना पड़ता है। मेरी मदर की अभी डेथ हुई थोड़े दिन पहले, आप यकीन मानेंगे मैम, उनको दमा था, और दमे के लिए जब हमने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस पहाड़ी पर नहीं आई, उनको नीचे तक जाना पड़ा। पहाड़ी और कहीं ना कहीं जो नीचे तक जाने का सफर है वो जैसे कि देख रही हूँ मैं शाम के टाइम शायद बहुत मुश्किल होगा तय करना। बहुत मुश्किल है मैम। और बुजुर्गों की पेंशन रोकने का कोई तुक दिल्ली सरकार के पास नहीं है। आखिर क्यों रोकी हुई है बुजुर्गों की पेंशन, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है। फिर इन्होंने दूसरा क्राइटेरिया लगा रखा है, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, अगर किसी के पति की डेथ 60 साल के या 60 साल की उम्र होने के बाद होती है तो उनकी पेंशन नहीं लग सकती। क्या वजह है उनकी पेंशन? वो कहते हैं कि जो 60 साल के बाद की जो एज है वो एक नेचुरल है। तो जब किसी का पति, मान लीजिए कोई जो विधवा हुई है लेडी, वो 55 साल की है, पति की उम्र डेफिनेटली 60 प्लस होगी, तो उस समय उसकी पेंशन नहीं लगती है उस विधवा की। वो 5 साल इंतज़ार करेगी, एक तो पति नहीं है उसका, 5 साल विधवा पेंशन से भी उसकी नहीं लगेगी। जब वो 60 साल की हो जाएगी तब लगेगी, और 60 साल वाली अभी पिछले 3 साल से तो रुकी हुई है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है रोकने का। मतलब अगर देखा जाए विधवा पेंशन का बेनिफिट ना ऐसे ले पा रही हैं और ना ही तो उसका जो है वो लाभ कहीं ना कहीं वो 60 साल के बाद, क्योंकि 60 साल के बाद तो पेंशन ही राइट, जो है बंद है। राइट। अच्छा, साथ साथ में आपने यहाँ पे और बोला कि यहाँ पे जो है सट्टा और ये सारी चीज़ें नशे के बहुत आदी हैं आजकल के युवा। मैम देखिए, सट्टा और इन सब के आदी इसलिए हैं क्योंकि इनके पास रोजगार के साधन नहीं है। सट्टा खेलना, वो सोचते हैं चल भाई कोई बात नहीं, लक है, मेरा लग गया तो अच्छी बात है। वो उस एक बार अगर लत लग जाता है फिर दोबारा उसमें जाता है, फिर तिबारा जाता है, वो कमाने के चक्कर में वो आदी हो जाता है। और हर बार वो अपना भाग्य जो है वो चमकाने की दृष्टि में, वो जब वो सट्टा खेलने की आदत लग जाएगी तो ये तो है ही। हमेशा जो यूथ है वो उस और भागता है कि मैं इजी मनी कैसे अर्न करूं, इजी अर्न मतलब बहुत आसानी से कैसे अर्न करूं। तो सट्टा हो गया, स्नैचिंग हो गया कि आपने फ़ोन छीने, एक चोरी की गाड़ी उठाई। आज का ही केस है, कल ही पकड़े हैं पुलिस वालों ने, पटेल नगर थाने वालों ने, कि 2 लड़के, एक 21 साल का, एक 19 साल का है, उसको इन्होंने पकड़ा है। तो जो यंगस्टर हैं वो इसीलिए आ पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी पुलिस की बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, पीछे लालच है इसका। पुलिस तो देखो अपनी तरफ से कर भी रही है, लेकिन पुलिस के पास भी हाथ बंधे हुए हैं। उनके पास, इनको ना तो रोजगार देने का कोई साधन है, ना उनके पास कोई लोन है। अगर कोई यूथ आ जाए ना, वो ये कहे कि जो मैं सुधरना चाहता हूँ, पुलिस के पास हाथ खड़े हैं, वो उसको सुधार नहीं सकते। अच्छा, जिस तरह से यहाँ को बोला जाता है कि क्राइम का, जुर्म का जो गढ़ है ये, किस तरह से, जैसे अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ मर्डर हो गया, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सुनने को आती है। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे पिछले मतलब 5-6 महीने अगर मैं बैक में जाऊँ तो हर हफ्ते एक मर्डर सुनने में आ रहा था। लेकिन अब 78 गैंग का आतंक बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जब से क्राइम में सख्ती हुई है, नए डीसीपी आए हैं संजय सैन जी, उनके बाद आने के बाद कुछ एसएचओस का तबादला हुआ है, उसके बाद काफ़ी जो है इसके अंदर कमी आई है। अब बहुत रेयरली सुनने में आ रहा है कि आज मर्डर हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, जो कि पहले बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था, अब नहीं है ऐसा। तो अच्छा, साथ साथ में यहाँ की शिक्षा भी एक मुद्दा है। हाँ। कि प्राइमरी तक तो स्कूल है लेकिन प्राइमरी के बाद स्कूल नहीं है, जहाँ बेटियों का शाम को निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है इस एरिया में, वहाँ बेटियाँ कैसे पढ़ रही हैं? मतलब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से बेटी बच रही है और बेटी पढ़ रही है क्या? मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है और हो भी रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत अवेयरनेस है। लड़कियों को जो है पहले स्कूलों के अंदर डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता था, अब डीबीटी से उनको डायरेक्टली जो है पैसा उनके खातों में जा रहा है। स्पेशली लड़कियों के लिए अलग से भी फंड्स हैं जो इनको मिल रहे हैं। स्कूलों के अंदर आप जाओ तो सैनिटरी नैपकिन आपको फ्री मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पहले डेट्स हो जाती थी, लड़कियाँ तो स्कूल नहीं जाती थी, अब उनको कम से कम ये तो है कि हमें सैनिटरी नैपकिन जो है स्कूल के अंदर ही मिल रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में तो काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बलजीत नगर की बात करूं तो यहाँ पे हर एक, जैसे डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, कई जगह लड़कों ने ग्रुप बना लिया है। कारण वही है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वही हमारे यहाँ पे, अगर मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर सेंटर खुल जाए तो वो जो सड़क पे खड़ा बच्चा है वो कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं जाएगा? उसको ये पता लगेगा मेरे लिए शिक्षा जरूरी है, मैं शायद कुछ और कर सकता हूँ।
कम से कम 70% लड़के जो आज यहाँ पे फालतू घूम रहे हैं वो शायद कहीं और चले जाएंगे। 30% को तो ठीक किया जा सकता है, इस समय तो 100% हो गए हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं माता पिता की जो परवरिश है या उनके संस्कार है वो भी कहीं आड़े आ रहे हैं कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए दोनों माता पिता आजकल बाहर जा रहे हैं? मैम, माँ बाप का कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद जो आपका परिवेश है वो बच्चा किस माहौल में जा रहा है। माँ बाप कैमरा नहीं बन सकते हर वक्त, ठीक है। और अगर ये भी ठीक है कि बाहर का माहौल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन माता पिता को मैं ये कहूँ दोषी ठहराना वो ज़्यादा सही नहीं होगा, वो ज़्यादा सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा कभी किसी गलत संगत में जाए। कोई भी माँ बाप नहीं, मैं भी नहीं चाहूँगी, मेरे भी भतीजी हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ उनके साथ हो। उनकी संगत पे ध्यान रखना मेरा काम है, वो हम सही और गलत बता सकते हैं। बच्चा अपने डिसीजन खुद लेगा कि उसके लिए कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं। उसको हमें डिसीजन मेकर बनाना पड़ेगा बच्चे को, और जब बच्चा डिसीजन मेकर बन जाएगा वो सही और गलत अपने आप समझना चालू हो जाएगा कि ये स्मैक पीता है या सट्टा खेलता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे साथ नहीं रहना। इसके लिए बच्चे को माँ बाप को चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने बच्चे को जागरूक करें। यस, आप उसको मतलब माँ बाप को ये चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको थाने से कनेक्ट करे बच्चे को, उसको बताए कि भैया ये अपराध इस तरह से हो रहा है। उसको कई सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे किसी मंदिर में भी अगर वो जाए तो उसकी कोई ना कोई ऐसी संस्था होती है जो कि बच्चों में जो आपने कहा कि बच्चों में संस्कार डालने का काम करती है। तो अगर माँ बाप सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे तो उनको क्यों नहीं जोड़ते। अगर बात की जाए जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में होता है कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ मिल करके एक एकता शो करती है और नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हट रही है। अच्छा, साथ साथ बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजना पे बात भी करी। एक योजना उसमें से आती है कि अगर आपने अपना बिजनेस करना हो तो लघु उद्योग के लिए जैसे है छोटा सा लोन देते हैं, 50,000 से शुरू होता है, साथ साथ में मुद्रा लोन है वो भी मिलता है। तो क्या लगता है उसका फ़ायदा क्या यहाँ के लोग नहीं उठा सकते? जो युवक खड़े होते हैं जगह जगह पे, जो अपने भविष्य को कहीं ना कहीं काला कर रहे हैं, क्या वो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। इन सब के लिए बिजनेस के लिए बहुत सारे इन्होंने मॉडल बना रखे। जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला कहेगा कि आप बिजनेस क्या करना चाहते हो, उसकी रिपोर्ट बना के लाओ। आप कहाँ मार्केट दोगे, कहाँ आप बेचोगे, वो कर ही नहीं पाता, ठीक है। मुझे अपना सामान कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, इसकी नॉलेज उसके पास नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो हर एक बंदा नहीं होगा। उसको मार्केट कहाँ करेगा कि कहाँ से उसके पास वापस रिटर्न आएगा। बैंक भी जो अपना पैसा है उसकी श्योरिटी चाहता है। अगर वो सबसे पहले सिविल चेक करेगा, जिसका सिविल ही खराब है उसके साथ करेगा क्या। तो बैंक को भी तो कहीं, अगर मान लीजिए बैंक ने अपना सारा पैसा ऐसे ही युवाओं को दे दिया और वो युवा अपना बिजनेस नहीं कर पाए या नहीं संभाल पाए तो बैंक तो डूब जाएंगे, तब भी पैसा पब्लिक का डूबेगा। तो क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सभी युवाओं के ऊपर शक भी नहीं किया जा सकता भैया ये कमा के नहीं देगा। तो जैसे अब बलजीत नगर की बात करूँ, मैं खुद एक बार लोन लेने गई तो पहली बात तो रिश्वत मांगी जाती है, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग की रिश्वत एक बहुत बड़ा है कि भैया इतने परसेंटेज है, ये परसेंटेज आप दोगे तो हम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब आजकल के समय में जहाँ पे डिजिटल इंडिया किया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर भी कहीं ना कहीं रिश्वत जैसा सिस्टम चला ही आ रहा है। क्या लगता है कभी बंद नहीं हो सकता? ये कभी बंद नहीं हो सकता मैम, मैं तो पूरा केस लड़कर आ चुकी हूँ। ये कभी बंद नहीं हो सकता। रिश्वत को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि हमें देनी है, लेकिन कितनी देनी है, किस हद तक देनी है, किस हालातों में देनी है, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करेगा। जी मैम। साथ में आपका जो ये सेंटर चलाते हैं यहाँ पे कितनी लड़कियाँ आ जाती हैं सीखने के लिए? जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ पीछे लड़कियाँ बैठी हैं, स्टूडेंट हैं। कितनी दिलचस्पी है, क्या कितने बढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे आके, क्योंकि इस तरह का एक सेंटर होना बहुत बड़ी बात है। मैम बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ तक होता है मुझे सीएससी की तरफ से मदद मिलती है। जैसा आप देख रहे हैं फ्री साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, बीच में अभी इंग्लिश का चल रहा था, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता के मिशन चल रहा था। इसमें हमें सरकार थोड़ा पैसा देती है, 200, 250, 300 रुपये, लेकिन उसमें भी हम जितना कर पाते हैं हम लोग करते हैं। अभी यही जो बच्चे आपके सामने जो सीख रहे हैं ये 500 रुपये फीस देते हैं। अगर 500 रुपये का मतलब है एक दिन का 15 रुपये लगभग, तो 15 रुपये में 1 घंटा पढ़ाना, टीचर देना, बिजली का बिल निकालना, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिकली, इसमें हम कुछ कमाते नहीं हैं। 50-60 लड़कियां आ रही हैं, सीख रही हैं, लेकिन क्या इतनी सी मदद अगर हमारी सरकार कर दे
तो इन बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। और एक अगर बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कर ले 6 महीने, मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट कहती हूँ, 3,000 रुपये भी अगर बच्चों को मतलब सरकार दे दे, या हम जैसे सेंटर्स वालों को 3,000 रुपये भी मतलब दे दे 6 महीने की, कि इन बच्चों को आपने पढ़ाना है, तो मैं गारंटी कहती हूँ इनको नौकरी के लायक बना के निकालूंगी बाहर, और नौकरी भी दिलवाऊंगी, ये मेरी गारंटी के लायक निकालेंगे और नौकरी भी दिलवाएंगे। तो जिस तरह से बात की जाए, जो आपका ये काम है बहुत अच्छा है। क्या एक ही सेंटर है आपका या और भी जगह? मैम मेरे 3 सेंटर थे पिछले साल तक, लेकिन कुछ प्रशासनिक वजह से मेरे तीनों सेंटर बंद हुए। 3 पहले मैंने करे थे। मैंने क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की डिजिटल चौकी भी बनाई, लेकिन वही जैसा वापस आ गया कि मैं अपराधियों से और रिश्वतखोरी से नहीं लड़ पाई। रिश्वतखोरी हमारे पुलिस ऑफिसर्स की और एमसीडी अधिकारियों की, तो मैं काम ही नहीं कर पाई। काम नहीं तो कर कहीं ना कहीं सारे आपके सेंटर बंद हैं, सिर्फ एक ही सेंटर सिर्फ एक सेंटर चल रहा है। मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है, लगभग 15 लाख तक का। कारण यही था क्योंकि मुझे सही समय पर पुलिस और एमसीडी दोनों का सहयोग नहीं मिला, और अपराधी जीत गए। अपराधी जीत गए। तो क्या लगता है, जिस तरह से पुलिस का सहयोग ना मिलना, देखो कहा जाता है जो पुलिस है, लिखा होता है सदैव आपकी सेवा में, तो क्या वो सदैव आपकी सेवा में जो उनकी गाड़ी पे लिखा रहता है, क्या कारगर सिद्ध होता है? नहीं मैम, बिल्कुल होता है। अगर कोई बंदा इमरजेंसी में हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, बिल्कुल पुलिस मदद करती है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करती, लेकिन हर एक केस में नहीं हो पाती, क्योंकि कईयों में उसका पास देखा जाता है, सब सारी चीज़ें हैं। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है, लेकिन बहुत ही मतलब हमेशा है, ये मैं ये नहीं कहूँगी। हमेशा है, हमेशा सदैव मैं नहीं नहीं है। कहूँगी, सदैव नहीं। मतलब कुछ केस में ऐसा होता है कि केस में है। तो नहीं थी, आपके मेरे केस में नहीं नहीं थी, मेरे केस में नहीं थी। अब मेरा केस फिलहाल तो कोर्ट में है, तो अब माननीय अदालत देखिए अब क्या करना है पुलिस वालों के साथ। जी जी। तो जिस तरह से आप ये सेंटर चला रहे हो, साथ साथ में जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जिस तरह से योजनाएं हैं उनके बारे में आपने बताया, रूबरू कराया, साथ साथ में आप कुछ योजनाओं के तहत काम भी कर रही हैं। सरकारी सेंटर है आपका, चलाते हैं, सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है थोड़ी बहुत, ना के बराबर ही से। बच्चियों को जागरूक भी कर रहे हैं। देखा जाए तो वाकई में काबिले तारीफ है कि जिस तरह से इतने बड़े गढ़ में, जुर्म के गढ़ में बैठ के इस तरह से काम करना वाकई में बहादुरी वाला काम है। और ऐसे ही आप और आगे बढ़ते रहिए, यही हम आपको साथ में प्रार्थना करेंगे भगवान से। और इस तरह की जो नारी शक्ति है, सशक्तिकरण की बात की जाती है, कहीं ना कहीं गीता कुशवाहा जी से बात करके लगता है कि वाकई में नारी सशक्तिकरण की जब बात होती है, अगर महिलाएं इतनी निडर होंगी तो वाकई में नारी सशक्तिकरण कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और साथ साथ में इस तरह की जो योजनाएं हैं, या जिस तरह के ये गढ़ यहाँ पे बने हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिल को दुखाता है, एक टीस दे जाता है कि बात होती है डिजिटल इंडिया की, बात होती है विदेशों तक भारत का नाम गूंजने की, बात की जाती है कि भाजपा के राज में भारत का नाम हो रहा है, भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन फिर मैं बात करूंगी धरातल की, कि धरातल में कहीं ना कहीं समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। क्या लगता है, सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान लेने से चूक रही है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ खाना आता है और उसके अलावा कुछ करने नहीं आता? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।